नमस्कार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सैनिक स्कूल बनाने जा रहा है। संघ का शिक्षा विभाग विद्या भारती इसे संचालित करेगा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में इस स्कूल के निर्माण के लिए भूमि पूजन 24 अगस्त 2018 को हुआ था और साल भर में इसके भवन का जो स्ट्रक्चर है तैयार हो चुका है। दिन रात मजदूर काम पर लगे हुए हैं। खेतों के बीच बन रही ये इमारत दूर से ही दिखने लगती है। अगले साल अप्रैल में इस स्कूल में बच्चों के पहले बैच का एडमिशन होगा। कहा जा रहा है कि देश का संघ का द्वारा संचालित पहला स्कूल होगा जहां शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र को सेना में जाने के योग्य बनाने के लिए तैयार किया जाएगा। ये स्कूल बनकर ऐसा दिखेगा। तो ये एक आवासीय हॉस्टल जैसा होगा जिसमें सीबीएसई का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। 6ठी से 12वीं तक शिक्षा होगी। माना जा रहा है कि इस स्कूल में अगले सत्र में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। तो इसमें आपको बता दें 16 बीघा जमीन पर इमारत बनाई जा रही है और 16 बीघा पर अलग से बाद में सैन्य प्रशिक्षण समेत तमाम तैयारियां छात्रों को कराई जाएंगी। आइए सुनते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं सुरेश कुमार, उनका क्या कहना है। गुप्ता जी, जो स्कूल का निर्माणाधीन काम चल रहा है किस चीज़ के लिए बन रहा है और किसके नाम पे बन रहा है? ये भैया रज्जू भैया सैनिक विद्यालय बन रहा है। एक ट्रस्ट है राजपाल सिंह जन कल्याण सेवा समिति, उसके अंतर्गत आरएसएस विद्या भारती का ये टारगेट है। और ये एक चौधरी राजपाल सिंह जी है जिन्होंने 32 बीघा ज़मीन अपनी डोनेट करी है। उस भूमि पर ये निर्माण कार्य चल रहा है। किस चीज़ की ट्रेनिंग यहाँ किन बच्चों को दी जाएगी? ये सिर्फ क्लास से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न का विद्यालय है। इसमें सैनिक और अर्धसैनिक बलों के लिए सैनिक तैयार करे जाएंगे जिन्हें शारीरिक और बौद्धिक विकास दोनों तरह की है ट्रेनिंग दी जाएगी। विद्यालय पूर्व संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह, जिनका ज्यादा प्रचलित नाम रज्जू भैया था, उनकी याद में होगा। 1922 में जन्मे रज्जू भैया का जन्म उत्तर प्रदेश के इस इलाके में हुआ था और उनकी याद में ये सैनिक स्कूल बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील के खंडवाया गांव में बनाया जा रहा है। हालांकि रज्जू भैया यहाँ के पहासू क्षेत्र के बनैल गांव के मूल निवासी थे। तो खंडवाया में रहने वाले चौधरी राजपाल सिंह ने 32 बीघा जमीन एक ट्रस्ट बनाकर दान स्वरूप दी है, जिस ट्रस्ट का नाम राजपाल जन कल्याण सेवा समिति है। राजपाल सिंह पूर्व सेना में रह चुके हैं और उनकी कोई संतान नहीं है और उन्हें लगता है कि उनके जाने के बाद लोग उन्हें याद रखें। इस स्कूल में 1200 से 1500 बच्चे पढ़ेंगे। 1964 से वो संघ से जुड़े थे। आइए सुनते हैं राजपाल चौधरी को। मेरा नाम राजपाल सिंह है। मैं खड़वाए का रहने वाला हूँ। मैंने जो ये ज़मीन दान में दी अपनी खुशी से दी है। कितनी? 32 बीघा ज़मीन। यहाँ पर स्वयंसेवक संघ विद्या भारती ने मेरे को बताया कि हमें भारत का पहले नंबर का स्कूल रज्जू भैया सैनिक स्कूल के नाम से बनाएंगे। मैंने उनको जो राजपाल सिंह ट्रस्ट बनाया उन्होंने और उसमें अपनी ज़मीन को दान कर दिया। भारत का ये पहले नंबर का स्कूल है और यहाँ से सीबीएसई बोर्ड से यहाँ मान्यता प्राप्त होगी और जो भी बालक यहाँ पर पढ़ेगा वो सेना में भर्ती होकर के जाएगा। कितने बच्चे? ये इनका संकल्प है। यहाँ पर 12 से 1500 तक बच्चे आवास करेंगे। देखो आप भी सेना में रहे? हाँ, हम सन 64 में भर्ती हुआ था। 65 में लड़ाई हो गई, मरने की खबर आकर के हमारे पिताजी मुझे डिस्चार्ज करा लाई। उसके बाद में मैंने जो है 14-15 साल नौकरी पंजाब पुलिस में। उसके बाद में मंदिर बनाया एक बहुत अच्छा, उसमें साधु संतों के साथ रहा और फिर बाद में मैंने इसको धरती को अर्पण विद्या भारती। कितनी दिली खुशी मिलती है आपको इसको आप स्कूल के लिए दे दिए? अब मेरे को बहुत अच्छी खुशी है कि मैं स्वतंत्र हो गया, ना किसी का डर है ना कोई कुछ है। ईश्वर की कृपा मुझे। तो फिलहाल संघ के द्वारा इस स्कूल के निर्माण के लिए दिलचस्पी को इस बात से भी समझा जा सकता है कि यहाँ अपना एक प्रतिनिधि संघ ने नियुक्त किया हुआ है जो कि प्रत्येक दिन होने वाले कार्य की रिपोर्ट शासन को सौंपता है। आइए सुनते हैं।
कौन संचालित कर रहे हैं इनको? इसको आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ जो है वो संचालित कर रही है और पूर्णतया उन्हीं का ही इसके अंदर प्रबंधन रहेगा। वही लोग इसको जो है चालू कर मतलब चलाएंगे। क्या क्लासें रहेंगी इसमें? यहाँ कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होगी, कक्षा 12 तक की पढ़ाई होगी, सारी स्ट्रीम होगी, साइंस साइड भी मतलब साइंस की भी होगी, इसके अलावा आर्ट साइड भी रहेगी, पूरा स्ट्रीम के साथ में। कितने बच्चे प्रशिक्षण करेंगे इसमें? ये एक क्लास में हमारे 40 बच्चे रहेंगे, तो एक मतलब 3 सेक्शन है एक क्लास के अंदर, तो 120 बच्चे जो है वो एक साथ प्रशिक्षण एक माह में कर सकते हैं और एक साथ में 120 बच्चे जो है 12वीं पास करके आते हैं। चौहान साहब, कितनी जगह में ये स्कूल बन रहा है और किसने ये दी है? ये फर्स्ट फेज़ जो है हमारा 16 बीघे में बन रहा है और इसको यहाँ खंडवाया के चौधरी साहब हैं, चौधरी राजपाल सिंह, उन्होंने ये हमको जो है दान करी, संघ को जो है दान दी है ज़मीन, जिसमें कि ये संघ का स्कूल बन रहा है। इसके अंदर आगे जो है वो हमारा एकेडमिक ब्लॉक है, पीछे जो है उसकी क्लासेस हैं, उसके बाद कैंटीन है, बच्चों का खाने का मेस है, साथ में उनके रहने का है। इसके साथ साथ में जो स्टाफ हमारा है क्लास 3 और क्लास 4 का, उनके रेजिडेंट्स भी रहेंगे ताकि वो लोग यहीं मतलब रह करके जो है अपना बच्चों के साथ में। तो ये भारत में भारत का ये पहला स्कूल है जो सैनिक पैटर्न के संघ बनवा रही है बगैर किसी सहायता गवर्नमेंट की सहायता के। संघ ही इसको जो है अपने देख रेख में और अपने खर्चे पे चलाएगा। साहब, क्षेत्र के लोग तो गदगद हैं कि आने वाले समय में जब भी यहाँ से चलेगा तो सभी रिपोर्टर्स वगैरह, आज जैसे आप यहाँ मैं अकेला हूँ, तो हो सकता है आने वाले फ्यूचर में तो 100 लोग खड़े मिलेंगे। बुलंदशहर शिकारपुर क्षेत्र का नाम होगा आगे को, जहाँ जहाँ हम लोग जाएंगे वहाँ इसकी प्रशंसा मिलेगी। ये लगेगा कि हाँ जी, ये बुलंदशहर उसी क्षेत्र से हैं जहाँ से वो सैनिक विद्यालय में हर बार वहाँ से बच्चों की इतनी सैनिक भर्ती होती है। अच्छा, कौन संचालन करेगा इस स्कूल का? यहाँ पे जी एक समिति बनाई हुई है, राजपाल सिंह जन कल्याण सेवा समिति, और जिसके प्रबंधक तो DK शर्मा जी हैं, जो अपने भाजपा के इस समय क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, और इसमें जो बाबा चौधरी राजपाल सिंह हैं वो संरक्षक पद पर हैं, और कोषाध्यक्ष के पद पर अशोक कुमार मित्तल जी हैं, और जो यहाँ के एक पूर्व चेयरपर्सन के हस्बैंड शिव कुमार सैनी जी इसमें सचिव पद पर नियुक्त है। तो स्कूल के खुलने के बाद इस क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि बुलंदशहर जिले का नाम भी इस स्कूल के चलते अलग पहचान बनाएगा और खंडवाया गांव की भी अपनी अलग पहचान बनेगी। बहरहाल छठी कक्षा से पहले जो बैच में आपको बता दें, छठी से 12वीं 160 छात्र होंगे छठी से 12वीं तक। इसमें 56 सीटें शहीदों के परिवारों के लिए आवंटित होंगी। हालांकि विद्या भारती देश भर में 20,000 स्कूल चलाती है, तो अब सैनिक स्कूल की जरूरत क्यों है? तो आगे आपको बता दें कि कई देशों में अनिवार्य, जरूरी या वॉलंटरी मिलिट्री सर्विस होती है, जिसमें फ्रांस, सिंगापुर, स्वीडन, कुवैत, माली, थाईलैंड, वेनेजुएला, बर्मुडा, बुरुंडी, केप वर्दे, कोलंबिया तमाम शामिल हैं। अमेरिका में अनिवार्य मिलिट्री सर्विस नहीं है, लेकिन उसके यहाँ 18 से 25 साल तक के लड़कों को अपने आप को सिलेक्टिव सर्विस के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है ज़रूरत पड़ने पर। यूनाइटेड किंगडम में सेना में भर्ती 2 विश्व युद्ध के दौरान और उसके कुछ साल बाद तक रही थी, अब नहीं होती है। इजराइल में मिलिट्री सर्विस महिला पुरुष दोनों के लिए अनिवार्य होती है। पुरुष 3 साल के लिए इजरायली डिफेंस फोर्स IDF में काम करते हैं और महिलाएं 2 साल के लिए। इजरायली नागरिकों के लिए ये अनिवार्य है, चाहे वो देश में हो या विदेश में। हालांकि स्वास्थ्य कारणों, नए विस्थापित जो आते हैं जो लोग हैं और कुछ धार्मिक समूह को छूट मिलती है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से सोच है, ये बताने के लिए जानकारी दे रहे हैं। और जो खिलाड़ी हैं इजराइल में, उनको सर्विसेज की जो अवधि होती है मिलिट्री सर्विसेज की, वो कम कर दी जाती है। तो अब बात अपने देश की करते हैं। वैसे हमारे देश में पहले से ही 28 सैनिक स्कूल हैं, 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं, 137 आर्मी पब्लिक स्कूल AWES के तहत यानी आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के तहत आते हैं। 12 कॉलेजेस हैं AWES के तहत जो आते हैं। तो सैनिक स्कूल हमारे देश में 1961 में शुरू किए गए थे। ये स्कीम पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर VK कृष्ण मेनन के कहने पर शुरू हुई थी। नेहरू जी तब प्रधानमंत्री थे और मेनन तब हमारे देश के रक्षा मंत्री थे। सैनिक स्कूल लड़कों के लिए आवासीय स्कूल है हमारे देश में। इनका उद्देश्य यह है छात्रों को शिक्षा, शारीरिक और मानसिक तौर पर सेना के लिए तैयार करना होता है, जिससे उनको नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड इंडियन नेवल
एकेडमी में जगह मिल जाए और यहाँ पर भी जो पढ़ाई है वो सीबीएसई की ही होती है। तो जब देश में पहले से ही सेना के लिए छात्रों को तैयार किया जा रहा है कि वो सेना के लिए तैयार हो सके, एग्जाम्स दे सकें, तो संघ को क्या जरूरत कि वो सेना योग्य छात्रों को तैयार करे। इन सैनिक स्कूलों की समस्या है, आपको बता दें हमारे देश में, कि छात्र सेना में भर्ती के इम्तिहान नहीं देते हैं। बहरहाल आप चिंता की बात सिर्फ ये है कि 2017 में एक पत्रकार हैं धीरेन्द्र झा, उनकी किताब आई थी शैडो आर्मी, फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशंस एंड फुट सोल्जर्स ऑफ हिंदुत्व। इसमें लिखा है कि मालेगांव ब्लास्ट में एटीएस की रिपोर्ट में भोसला मिलिट्री स्कूल का जिक्र आता है, जिसमें कई आरोपियों की ट्रेनिंग हुई थी और इस मिलिट्री स्कूल के तार संघ से जुड़े बताए गए। धमाकों की प्लानिंग भोसला मिलिट्री स्कूल के परिसर में हुई बताया गया। भोसला मिलिट्री स्कूल की स्थापना बीएस मुंजे ने की थी। महाराष्ट्र में इनको संघ संस्थापक के भी हेडगेवार का मार्गदर्शक बताया जाता है। तो लौटते हैं अपने सवाल पर कि संघ को सेना के लिए छात्र तैयार करने की क्या जरूरत पड़ी है। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान आपको बता दें, डीके शर्मा जी हैं, बीजेपी के हैं, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं, स्कूल की देखरेख कर रहे हैं। प्रोफेसर संजीव तिवारी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, संघ से जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अनीता रामपाल हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जो हमारे साथ हैं। मेजर जनरल अश्विनी सिवाच रिटायर्ड हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। तो पहले डीके शर्मा जी, आप ही के पास आऊँगी। इस स्कूल की, इस बनाने की क्या ज़रूरत है, क्या सोच है इसके पीछे? ऐसा है, हमारे ये पुण्य भूमि है एक तरह से। रज्जू भैया जैसे लोग संत वहाँ पैदा हुए। विषय था कि हमारे बुलंदशहर में रज्जू भैया के नाम पे कोई इस तरह का कुछ इंस्टीट्यूशनल कोई अच्छा संस्थान नहीं था। तो विद्यालय तो हमारे शिकारपुर में जहाँ ये बन रहा है खंडवाई में, उसके 2-3 किलोमीटर एरिया के अंदर हमारे गर्ल्स का इंटर कॉलेज भी है, इस बच्चों का बॉयज़ का भी है, डिग्री कॉलेज भी है, लॉ कॉलेज भी है, बहुत सारे मैनी इंस्टीट्यूशंस बाय क्रिएटेड बाय विद्या भारती इटसेल्फ। यहाँ हमें एक बहुत अच्छे डोनर मिले, चौधरी राजपाल सिंह, जो कल्याण समिति बताई, और वहाँ तय हुआ। हमारा एक कर्नल हमारे आलोक जोशी हैं, उन्होंने समय दिया संघ को, हमारे वर्ग जो लगता है उसमें उन्होंने संघ दिया कि मैं टाइम दूंगा। तो उनको, क्योंकि वहाँ 6-7 विद्यालय हैं, तो वहीं उनको पोस्ट कर दिया गया। तो विषय जब आया जी इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन बनाए, तो हमारे विद्यालय तो बहुत सारे हैं, 20,000 से भी ज़्यादा हैं। और हमारे बुलंदशहर इटसेल्फ में मेरे ख्याल से कोई शहर कस्बा और नहीं है जहाँ विद्यालय नहीं है। मैनी मतलब मोर देन आई थिंक 30-40। तो विषय आया कि भी कोई ऐसी स्पेशल चीज़ बनाए। लोगों ने कहा कॉमर्शियली बना लें, हम फार्मेसी का खोल दें, ये खोल दें, वो खोल दें। लेकिन बाद में क्या आया कि हमारे यहाँ, हमारे ज़िले में फौजी बहुत ज़्यादा है। फौज में हमारे बहुत सारे लोग, 30,000 तो आज की डेट में रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं, हमारे सोल्जर्स हमारे ज़िले में जो रहते हैं। तो इस तरह का फिर ये था कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग सेना में जाते हैं और फिर भी बहुत सारे लोग रह जाते हैं। तो ऐसा एक कंसेप्ट आया कि हम क्यों ना एक सैनिक विद्या मंदिर शुरू करें। तो हमने पूज्य रज्जू भैया के नाम पे रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर के लिए इस समिति का रजिस्ट्रेशन कराया 17 में, और अगस्त 18 को हमने पूजन कराया। स्वामी अवधेशानंद जी और चौधरी सत्यपाल जी, जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे केंद्र में, उनके द्वारा, दोनों के द्वारा इनका हमने भूमि पूजन करा के और इसको शुरू किया। अभी तक हम लोग वहाँ एकेडमिक्स पे हैं लगे। एकेडमिक ब्लॉक हमने कंप्लीट किया है, कंप्लीट भी नहीं हुआ अभी, 1st फ्लोर हुआ है, 2nd फ्लोर हुआ है, 3rd फ्लोर का लेंटर पे है। मतलब 14,000 स्क्वायर फीट, 14,000 स्क्वायर फीट 28 हो गया, 42,000 स्क्वायर फीट का उसका प्रोजेक्ट है। उसके आगे नेक्स्ट ब्लॉक होगा हॉस्टल एवं कैंटीन एंड ऑल, और 3rd ब्लॉक होगा जो ऑफिस, हमारे जो टीचर्स के, जो उनके ऑफिसर्स वहाँ रहेंगे, उनके रेजिडेंसीज। तो ये कब से शुरू हो जाएगा? अगले अप्रैल से हो जाएगा? अगले साल हम 6th क्लास, हम सोचे हैं कि भाई हम जो पहली क्लास मतलब 6 से शुरू करेंगे इसको। हाँ, तो 6th की पहली क्लास हम 20-21 में शुरू कर देंगे जी। तो टीचर्स का वो हो गया है, टीचर्स की शिक्षा समिति अपनी बना दी है। हाँ। उसमें मोस्टली रिटायर्ड प्रोफेसर, कुछ आर्मी के लोग ऐसे रख दिए हैं। वो लोग अपना काम शुरू कर चुके हैं। तो जो आर्मी के लोग होंगे वो वहीं के उसी इलाके के हैं कि और बाहर के भी होंगे? नहीं, बाहर के भी हैं और कुछ लोग वहाँ के भी हैं। और फंडिंग कैसे होगी सर? देखिए, वही प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो संगठन के विद्यालय हैं वो एक व्यक्ति से पैसा लेके बनाए जाते हैं। उसमें कोई गवर्नमेंट, कोई बड़े लोग इस तरह के नहीं होते हैं जी। अभी
ATG भी हमको मिल गया है, 12A भी हमने ले लिया है। और वहाँ भी बात यह आई कि कमिश्नर हमसे बोलने लगे कि भाई आप तो हर चीज चेक में होना चाहिए। तो संदीप जी भाई साहब, हमने उनको कहा कि हमारे यहाँ तो 2-2 किलो गेहूं, जब गेहूं का सीजन चलता है बैसाख में, तो 2-2 किलो गेहूं इकट्ठा करके हम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाए आज तक। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा तो है नहीं किसी सेठ जी ने इस विद्यालय बना दिया, किसी ने जमीन डोनेट की है, तो किसी ने पैसा दिया, तो किसी ने कुछ किया। तो इस तरह आप तो बीजेपी से जुड़े, बीजेपी के पास तो धनराशि है। नहीं, यहाँ मैं बीजेपी से जुड़ा हूँ, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ, स्वयंसेवक हूँ। संगठन ने कुछ देख के मुझको जिम्मेदारी दी है इसकी। मैं और भी अपने जिले में जो विद्यालय हैं उनमें सब में जुड़ा हुआ हूँ, हर एक में सदस्य हूँ, कहीं उपाध्यक्ष हूँ। तो सेना के लिए तैयार क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सैनिक स्कूल है। नहीं, हमारे जिले में नहीं है ना सैनिक स्कूल। हमारे यहाँ से मैक्सिमम बच्चे सेना में जाने की आप मेरे जिले में जाइए, हर रोड पे आपको दौड़ते हुए बच्चे मिल जाएंगे, हर रोड पे। तो अश्विनी शिवाजी, मेजर जनरल रिटायर्ड आप हैं, आपको कैसा लगा ये स्कूल के बारे में जानकारी हासिल करके? कैसा लग रहा है, क्या ज़रूरत है हमें कि जहाँ जहाँ पर ऐसे मिलिट्री स्कूल्स नहीं है, सैनिक स्कूल्स नहीं है, वहाँ पे बनाने चाहिए, या अगर संघ बनाता है, क्या ख्याल? देखो, इसको इस तरह देखना पड़ेगा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा, मैं खुद सैनिक स्कूल से हूँ, सैनिक स्कूल कुंजपुरा करनाल। उसके बाद मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर गया और फिर फौज में आया। आपने अब एग्जाम्स दिए होंगे, CDA? हाँ, मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। और उसके बाद जो आप दूसरी बात बता रही थी, जैसे कि आर्मी कंपलसरी है इजराइल में या अमेरिका इंग्लैंड में नहीं, वो है टेरिटोरियल आर्मी, नेशनल गार्ड। मैं उसका भी हेड था जब मैं रिटायर हुआ। तो ये दोनों चीजों में मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूं। देखो, आप ये समझने की कोशिश करो, भारत के अंदर जो 1961-62 में ये सोच विचार किया गया कि भी फौज के लिए, ऑफिसर बनने के लिए ऐसे स्कूल बनाए जाएं जिससे अपर लोअर मिडिल क्लास जो बंदे हैं उनको मौका नहीं मिलता। क्योंकि एग्जाम इसका एनडीए का बहुत टफ है। एनडीए का एग्जाम ऐसे है जैसे आईएएस का एग्जाम देना। बाद में मैं यूपीएससी के साथ भी इन्वॉल्व हूं। तो मेरा मतलब ये है कि वो सैनिक स्कूल उस टाइम बने और धीरे धीरे आज 28 हो गए, हर एक स्टेट में है। और इसको सैनिक स्कूल सोसाइटी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के अंडर करती है। तो और इसी प्रकार पहले जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज है एक, हमारे पास आरएमसी जो देहरादून में, प्लस हमारे पास 5 मिलिट्री स्कूल हैं। कोई ये बोलेगा कि क्या इनके अंदर कोई आर्मी ट्रेनिंग चलती है? ना, इनके अंदर कोई आर्मी ट्रेनिंग है। ये तो ट्रेन किया जाता है कि एनडीए में पास होने के लिए, क्योंकि इनको वजीफा मिलता है, गवर्नमेंट पैसे देती है इनके लिए, सैनिक स्कूल सोसाइटी इनको देती है, एमओडी देती है। तो ये कंपलसरी है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देंगे सभी। और नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम देना तो अलग बात है, पास होना तो आसान नहीं। इनका पास परसेंटेज 15 से 20%। इतना टफ एग्जाम है इसका, ऑल ओवर द वर्ल्ड इन कंट्री दिया है तो 20%। तो शिवाज सर, जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो छात्र सैनिक स्कूल से तैयार होते हैं उनको एग्जाम्स जो आम छात्र के लिए वो तो देने ही पड़ेंगे ना उनको, CDS और जो तमाम एग्जाम होते हैं एनडीए के एग्जाम्स, तो वो भी देने पड़ेंगे इम्तिहान। बिल्कुल, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। आप कहीं भी ट्रेन करो, चाहे वो पब्लिक स्कूल में करो, दून स्कूल से हो या मियाओ कॉलेज से हो, सारे एनडीए की तैयारी करते हैं। और एनडीए का पास होना आसान नहीं है। 5 लाख अपीयर करते हैं और 1000 पास होते हैं टोटल। सो देयरफॉर सैनिक स्कूल का मुद्दा है, मिलिट्री स्कूल का और आरएमसी का मुद्दा है कि फौज में जितने से ज्यादा अफसर भेजे जाएं। पर इनकी पास परसेंटेज 15% है, क्योंकि इतना कंपटीशन। सेकंड बात, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये नेशनल डिफेंस एकेडमी या नेवल एकेडमी में नहीं गए तो और जगह नहीं जाएंगे। इनकी जो पढ़ाई है एक पब्लिक स्कूल की पढ़ाई है, जिस प्रकार से और पब्लिक स्कूल में है, सीपीएससी का पैटर्न फॉलो करते हैं। अगर ये फौज में नहीं जा सकते किसी कारणवश, क्योंकि या तो रिटर्न टेस्ट फेल हो या एसएसबी नहीं हो, तो ये इंजीनियरिंग में चले जाते हैं, ये डॉक्टर बनते हैं और उनमें से कुछ आईएएस भी बन जाते हैं। मेरा मतलब ये है, ये जो सैनिक स्कूल है या मिलिट्री स्कूल हैं, इनका मुद्दा ये नहीं है कि फौजी बनाना। फौज के लिए तैयार, पास होने के लिए आपको तैयार करना, आपको तैयार करने के लिए एकेडमिकली एक्सेलेंस चाहिए। ये एनडीए का जो एग्जाम है, तो इसलिए मैं ये बताने की कोशिश करूं, जो ये इन्होंने कर रहे हैं, मैं उसके बारे में चल 10 सेकंड में, ये जो एक अच्छी पहल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को एजुकेशन देना। इसमें एक अच्छी बात ये जो कर रहे हैं कि 56 जो मार्टर्स फैमिली को वो दे रहे हैं। मगर जो पढ़ाई होगी ये फौज से कोई कनेक्टेड नहीं है। पढ़ाई तो आपको एक्सीलेंस में करनी पड़ेगी, सीबीएसई में। अगर आप चाहते हैं आर्मी के अंदर या नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस ऑफिसर बनने के लिए, तो आपको एनडीए का एग्जाम पास करना पड़ेगा। और एनडीए एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा आपको एक्सीलेंस चाहिए। अगर ये स्कूल ठीक चलता है तो ये सोचना चाहिए इससे आर्मी से कोई ट्रेनिंग नहीं है। इसका मुद्दा है सीबीएसई
पास करना और एनडीए का रिटर्न और एसएसबी पास करना, उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके कोई फौज की ट्रेनिंग नहीं होती, ना आर्मी में, ना मिलिट्री स्कूल में और ना आरएमसी में। एक कोई पब्लिक स्कूल, चाहे आप, मैंने बताया आपको दून स्कूल था, वैसी ट्रेनिंग है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं इस स्कूल के बारे में एक ही बताऊंगा कि अच्छी पहल है अगर मार्टर्स को दें, पर इसमें आर्मी नाम नहीं लिखना चाहिए। उससे ना गलत धारणा जाती है कि भाई आर्मी आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो अच्छा, दूसरा एक ये एपीएस के बारे में बात थी ना, मैं जो बताऊं, आर्मी पब्लिक स्कूल, मैं और से भी बात करती हूँ, आती हूँ। तो आपने कहा कि भाई ट्रेनिंग ऐसी नहीं कुछ होगी और ऐसा नहीं है कि आसानी से आपको आर्मी में मिल जाएगा स्कूल में। अब अनीता मैम, प्रोफेसर रामपाल, आपसे, आप किस तरह से देख रही हैं जो सीबीएसई यहाँ पे पढ़ाया जाएगा और मिलिट्री की एक सेना के लिए तैयार एक तरह से किया जाएगा कि एग्जाम्स दे पाएं, लेकिन ये रिपोर्ट देखकर आपके मन में क्या भाव? दो चीज़ें जी। पहले तो ये कि अपने में ही सैनिक स्कूल जिस तरह से चला रहे हैं, जो कहा भी जा रहा है, फिर जो स्टडीज हुई है, हम ये देखते हैं कि जो हमारी नीति है वो ये कहती है कि पहले 10 साल में कोई अंतर नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ मिलकर सीखना चाहिए एक तरह के विषय। कोई अलग मत कीजिए कि इसको ये एडवांस्ड, इसको ये कम, ताकि सब में वो एक भावना आए समतुल्यता की। मगर ये जो सैनिक स्कूल अभी भी हैं, जो कि सरकार चलाए जाते हैं, वहाँ भी जब कुछ स्टडीज हुई है तो ये पाया गया है कि थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा एक मैस्कुलिनिटी और एक मर्दानगी की एक आभास सा, एक फीलिंग आती है, क्योंकि सैनिक स्कूल आपकी उस तरह की गतिविधियां होती हैं और वो जो एक संवेदना चाहिए, एक आम समाज में संवेदना कि लड़के लड़कियां एक साथ, उसकी लैंगिकता की समझ बने, वो नहीं दिखती, मतलब वो कम दिखती है। तो एक मैचो इमेज जो ज्यादा पुरुषत्व के प्रति एक जो आभास है, वो ऐसे स्कूलों में जिन्होंने स्टडी भी किया, मिलिटरिस्टिक थिंकिंग इतनी यंग एज में नहीं डालनी चाहिए, चाहे नाम से भी डाला जाए, वो मुझे लगता है शैक्षणिक रूप से सही नहीं है। दूसरा ये कि हम जो अभी भी ये जो अभी नए ड्राफ्ट आ रहा है कस्तूरी रंगन समिति कमेटी का, उसमें बहुत चिंताजनक बात यह है कि जब वॉलंटियर्स की बात हो रही है कि कौन लोग शिक्षा में और मदद करें, तो रिटायर्ड टीचर्स और रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स, ये बहुत चिंताजनक बात है। आर्मी ऑफिसर्स का शिक्षा से कोई संबंध नहीं, ना होना चाहिए। मतलब समाज में शिक्षा का जो जो महत्व है, उसमें आर्मी ऑफिसर करके हम सोचते हैं कि इसी से आपको पेट्रियोटिज्म या देशभक्ति या ये सब आएगा। ये बहुत ही एक मिसगाइडेड नोशन है। और खासकर फिर ये कहना कि हम आर्मी में अगर किसी को डाल रहे हैं तो उसको हम एक आरएसएस या हिंदुत्व की भावना से उसको पहले प्रेरित करेंगे, फिर आर्मी में डालेंगे, तो वो तीसरी एक चिंताजनक बात हो जाती है। अच्छा गुणवत्तापूर्ण स्कूल शुरू करें, मतलब सैनिक स्कूल तो यूपी में एक और ऑलरेडी एक है जिसको जो प्रस्तावित है, शायद झांसी या कहीं पर, जो सरकार लखनऊ में सरकार के जो घोड़ा खाल था वो उत्तराखंड में आ गया, तो वो है, मतलब वो अलग स्कीम है, उसकी भी एक, उसका भी एक फिर से दोबारा उसको कंसिडर करना चाहिए, उसका एक मूल्यांकन होना चाहिए कि सैनिक स्कूल किस लिए बने थे, क्या इसकी जरूरत है। आज एक हम राइट टू एजुकेशन, राइट्स फ्रेमवर्क में सभी को चाहते कि एक दूसरे को बच्चे समझे। हम तो ये भी नहीं चाहते कि प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हो और गरीब बच्चे गरीब में जाएं। तो हमें लगता है एक सरकारी सिस्टम जिसमें सब एक साथ पढ़े, लड़के लड़कियां पढ़े और एक संवेदना बने समाज के प्रति, ऐसे नहीं कि अलग अलग करके। बिल्कुल संजीव, आपसे, आप तो खुद पढ़ाते हैं, आपको लगता है कि जो शिक्षा, जो संपूर्ण शिक्षा एक तरह से होनी चाहिए, वो यहाँ पे खो जाएगी? क्योंकि वैसे 20,000 तो स्कूल हैं विद्या मंदिर के और उसमें छात्र जाते ही हैं, तो अगर फिर वही कि एक लड़ाई का जज्बा वो तैयार करना और ट्रेनिंग जिस तरह से सिवार साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको आसानी से सेना में मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यह जो विद्यालय है वह राजपाल सिंह जनसेवा समिति के अंतर्गत खोला जाएगा। ठीक है, यह पूरी तरह से आरएसएस के अंतर्गत नहीं खोला जाएगा। और जहां विद्या भारती भी है वह समवैचारिक संगठन है, लेकिन वह आरएसएस का कोई ऐसा नहीं है कि आरएसएस के अंतर्गत कार्य करता है। नाम पर है ये, निश्चित रूप से किसी का भी नाम, देखिए मैं भी कोई विद्यालय खोलना चाहूं और रज्जू भैया या गोलवरकर जी का नाम प्रयोग करना चाहूं तो इसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ये मेरी स्वेच्छा, अगर मैं अपना जमीन दे रहा हूं। जहां तक सवाल उठता है कि इसमें इसका जो कुरिकुलम होगा वह कौन सा होगा, तो इसका कुरिकुलम वही होगा जो सीबीएसई के विद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं।
और सीबीएसई के विद्यालयों में कहीं भी मिलिट्री की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, मैं आपको बता दूं। उन बच्चों को वही मैथ्स, वही फिजिक्स, वही केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा जो बाकी विद्यालयों को पढ़ना पड़ेगा। और तीसरा, इस विद्यालय की आवश्यकता आखिर में इस इलाके में क्यों पड़ी, यह देखने की जरूरत है। तो इन्होंने बहुत स्पष्ट बताया, परंतु ये एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि आज भी 3 फोर्सेज हमारे पास हैं, और मैं आपको पार्लियामेंट का रिपोर्ट बता रहा हूं, उसके अनुसार लगभग 9,906 के आसपास आर्मी में ऑफिसर्स का शॉर्टेज है, लगभग 1,600 के आसपास नेवी में शॉर्टेज है, और लगभग 250 के आसपास एयरफोर्स में शॉर्टेज है। ऑफिसर्स की मैं बात कर रहा हूं। शिक्षकों की भी कमी है। जी, मैं बता रहा हूं, इतने आपको देखिए, तमाम तमाम इन सैनिक स्कूलों के बाद, मिलिट्री स्कूलों के बाद और आर्मी पब्लिक स्कूलों के बाद इतने ऑफिसर्स नहीं मिल पा रहे हैं। अब इसके पीछे कारण क्या है? इस स्कूलों से भी जो विद्यार्थी पढ़ के निकलते हैं वह निश्चित रूप से नहीं जाना चाहते आर्मी में, और ऑफिसर्स नहीं बनना चाहते हैं। आप देखती होंगी, अगर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकलें तो जगह जगह पे लिखा होता है और होर्डिंग लगे होते हैं कि भाई आप आर्मी में सेवा दीजिए, आप नेवी में सेवा दीजिए, ये होगा। तो इस प्रकार से मोटिवेट करना भी उस ग्रामीण इलाके में जरूरी है कि ऑफिसर्स बने। और मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई गन चलाना सिखाया जाएगा, कोई तोप चलाना सिखाया जाएगा। इसमें उनको शारीरिक शिक्षा दी जाएगी, शारीरिक ट्रेनिंग दी जाएगी, और इसमें कोई गलत नहीं है। जैसा शिवाजी साहब ने कहा कि नाम में आर्मी नहीं लगाया जा सकता, परंतु मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, इसमें निश्चित रूप से ऐसे लोग, ऐसे विद्यार्थी निकाले जाएंगे जो देश के एक समझदार नागरिक होंगे, एक ईमानदार नागरिक होंगे, और एक अपने दायित्वों को समझने वाले नागरिक होंगे, जो राष्ट्रभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे, जो भारतीय समाज को समझेंगे। देखिए, नहीं, हम तो वही कह रहे हैं, जब 20,000 छात्रों को यह विद्या भारती निकालती है तो ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि उनको मैस्कुलिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उनको स्पेशल प्रकार की हमारे देश के सैनिक स्कूलों में वहां भी नहीं होता। हमारे साथ बहुत सारे मित्र हैं जो मेरे महाविद्यालय में ही पढ़ाते हैं, और वह सैनिक स्कूल के ही निकले हुए हैं, और मुझे नहीं लग रहा कि उनमें हमारे में कोई अंतर है। उतना ही उनमें भी भावना है, और उतना ही उनमें भी लगाव है, समाज के साथ जुड़ने की क्षमता है, और हमसे ज्यादा वो ट्रेंड है। ठीक है शर्मा जी, मुझे आपसे जानना था कि आपने हमारी सैनिक स्कूलों की समस्या देखी, हाँ? क्योंकि उसमें भी जो छात्र हैं, जैसे सर ने बताया कि 15% पास हो पाते हैं जो सेना में जा पाते हैं। तो आपकी ट्रेनिंग कैसे अलग होगी कि जो हमारे जो छात्र यहाँ से स्कूल से निकलेंगे वो ज्यादा तौर पर जो सेना के लिए सिलेक्ट हो सकें, सीडी, ये तमाम एग्जाम्स दे सकें? कैसी ट्रेनिंग होगी इसमें हर साल सीबीएसई के अलावा? हर साल बुलंदशहर से अभी भी बहुत सारे हमारे सिपाही से लेकर ऑफिसर तक सेलेक्ट होते हैं। यही कंसेप्ट रख के इसको क्रिएट किया गया है। रह गई सीबीएसई का ही विद्यालय होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ट्रेनिंग हमने एक 16 बीघे का उसको हमने ट्रैक बना रहे हैं, उसमें खेलने के बना रहे हैं। सुबह जो रेजिडेंशियल होंगे तो मॉर्निंग में उनकी क्लासेस होंगी खेलने की। ट्रेनिंग उस तरह की होगी कि भाई उनको डिसिप्लिन, रफ टफ इस तरह का बनाया जा सके कि भाई उनका कंसेप्ट हो कि हम आर्मी में जाएंगे। भी बिल्कुल सही बात है, 15% लोग होते हैं वहाँ, इनमें से भी 15% जाएंगे, दूसरी ट्रेड्स में भी जाएंगे, कोई स्पेसिफिक वो नहीं है। रह गई ये लोग ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये जब जो एजुकेट होता है इस शिक्षा से और अंदर से अपने आदमी के देशभक्ति तो हर एक में अलग से आती है। कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं से सिखा दिया जाएगा। जी, तो फिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है पहली बार संघ का सेना ऐसा के किसी ने भी नहीं कहा पहली बार। प्राइवेट सेक्टर में हमने ये पहल की है। हमारे विद्या भारती ने, सुनिए, जो यहाँ पे थे उन्होंने बोला है, जो आप कौन थे? जो मैं आपको बता रही हूँ, जो यहीं से बुलंदशहर से थे, सुरेश कुमार जी थे। उनका ये जस्ट सुनिए सर, सुरेश कुमार जी वहाँ एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने तो पहली बार ही सुना है वो, उसमें क्या बात है। और वैसे भी प्राइवेट सेक्टर में पहला ही विद्यालय है, प्राइवेट सेक्टर में कोई विद्यालय नहीं। सैन्य विद्या मंदिर कहा जा रहा है, सैनिक विद्या मंदिर उसका नाम दिया गया इसलिए कि भाई हमारे जिले के लोग इतने होंगे कि उसमें उसको इसे सैनिक विद्या मंदिर किस लिए कहा गया सर? आधा सेकंड लूंगा मैं। इसमें 56 सैनिक के वैसे शहीद सैनिकों के बच्चों को शामिल किया जा रहा है, इसके कारण भी तो सैनिक विद्या मंदिर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये सैनिक। चंद एक क्लियरिफाई करता हूँ, ये जो सैनिक स्कूल बने थे इनकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी थी? जो पता है आपको कि जो फौज के अंदर आते थे वो अच्छे एजुकेटेड बंदे आते थे, और जो मिडिल क्लास थे उनको मौका नहीं मिलता था क्योंकि वो एजुकेशन नहीं ले पाते थे। तो ऐसा सोच विचार किया गया कि गांव से भी बच्चे आ सकें और फौजी अफसर बन सकें। जवान और अफसर में फर्क है जो बता रहे हैं, तो अफसर बन सकें
तो ये जो मिडिल क्लास की जो थी, ये टारगेट पॉपुलेशन की थी सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में। मिलिट्री स्कूल में जेसीओ और एनसीओ के बच्चे ज्यादा थे, और इसके अंदर सैनिक स्कूल में फार्मर्स, छोटे ट्रेडर, उनके भी बच्चे ऑफिसर बन सकें, उनकी एजुकेशन ऐसी दी जाए। और वो क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, तो उन सैनिक स्कूल सोसाइटी और एमओडी ने पैसा दिया। तो प्रॉब्लम यही है ना कि हमारे यहाँ अफसर कम है सेना में, और जो नीचे भर्ती है वो लोग ज्यादा। नहीं, अब सुन, मेरे थोड़ा क्लेरिफाई। इसका मतलब जब ये स्कूल खुले, इनका मुद्दा ये था, और आज की तारीख में हर स्टेट चाहते 2 या 3 सैनिक स्कूल बने, मगर सैनिक स्कूल सोसाइटी बना नहीं सकती। जैसे यूपी की बात करो, यूपी कहता है हमारे पास 4 सैनिक स्कूल होने चाहिए, अब हरियाणा के पास 2 हैं, एक रिवाड़ी में खोल लिया, एक सैनिक स्कूल कुंजपुरा। ये एक क्लास एजुकेशन दी जाती है, इसके फौज के अंदर भर्ती करने कुछ फीस में रियायत होती है, बहुत ज्यादा रियायत है। तभी तो मैं कह रहा हूं ना आपको, जो अगर वो बच्चा सैनिक स्कूल नहीं आता तो वो जिंदगी में भी अफसर नहीं बन सकता, क्योंकि उसके अंदर इतने पैसे नहीं थे कि वो इतने पब्लिक स्कूल में जाए। तो ये एक प्रकार से एजुकेशन, तो आपका ये कहना है उसमें सीबीएसई की एजुकेशन मिलती है, रियायत एजुकेशन है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है जैसे और कोई पब्लिक स्कूल है। ये केंद्रीय विद्यालय हो सकते हैं, नवोदय विद्यालय हो सकते हैं, जो बहुत अच्छे संसाधनों से बने होते हैं, जिसमें बच्चों को पूरा रहना सहना जो होता है वो सब एक गुणवत्तापूर्ण माहौल मिलता है। तो ऐसी संस्थाएं हम सोचे, हम क्यों उनको बहुत, और लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़े जैसे पढ़ते हैं इनमें, ताकि उनको एक समाज का आभास होता है, सब तरह से आते हैं। केंद्रीय विद्यालय में भी जब बच्चे पढ़ते हैं तो अलग अलग तबकों से आते हैं, तो उनमें भी एक जो राष्ट्र भावना जो है, जो कि सबके साथ मिलकर काम करना है और देश के लिए क्या करना है, उनके लिए अलग कोई मिलिट्री की ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं है, और न ही उस तरह की एक समझ बनानी है जो मिलिटरिस्टिक हो, या जो जिसमें बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जैसे ये बता रहे सैनिक स्कूल में अब लड़कियां भी आने लगी हैं। अभी जो पहल कर अभी तक तो जो मैंने पढ़ा है रिसर्च में, वो सिर्फ लड़के ही आते हैं। आगे से आएंगे कि ये एक बात आई थी, वैसे इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि जब फौज के अंदर अब ऑफिसर्स लेडीज भी आ सकती हैं, तो उनको तैयार करने के सैनिक स्कूल में भी लड़के आएंगे। मेरा कहने का मतलब था कि जैसे अभी बताई गर्ल्स भी आएंगे। दूसरा, विद्या भारती, बुलंदशहर से लड़कियां भी लेंगे, इसमें ले सकते हैं आगे। तो जब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी, आप देखना विद्या भारती इस भारतवर्ष में, भारतवर्ष का एजुकेशन का स्तर ही अलग होता, विद्या भारती नहीं होती तो आप ये समझ लेना। आप आज सबसे चीप एंड बेस्ट एजुकेशन हमारी है, विद्या मंदिर में भी है, इसमें अपने केंद्रीय विद्यालय में भी है, सबसे सस्ती, सबसे 35,000 विद्यालय चल रहे हैं हमारे। हम प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशंस नहीं है। मैम, क्या शिक्षा का अंतर होता है? आप जरा समझाइए हमें कि जो अगर कोई विद्या मंदिर से निकल, मैं अभी मदरसों की बात नहीं कर रही, मैं अपने विद्या मंदिरों की बात कर रही हूँ, मैं समझना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पे सीबीएसई का करिकुलम होगा, तो आपके मन में शंका क्या है, सवाल क्या है? इस सवाल जो मैंने कहा 2 तरह से, एक तो ये कि हम जिस तरह से एक केंद्रीय विद्यालय में हम एक पढ़ाई करते हैं जिसमें कि हम कहते हैं कि हाँ संवैधानिक एक समझ बने, समाज की समझ बने, और हम पाते भी हैं। जब हम बच्चों से बातचीत करते हैं, चाहे दिल्ली में भी हम स्कूलों में रिसर्च अगर करते हैं, तो हम देखते हैं प्राइवेट स्कूल, जो एलीट स्कूल में बच्चे हैं, वो जिस तरह कह रहे हैं कि हमारा भारत तभी प्रगति करेगा जब मॉल्स 24 घंटे खुले रहेंगे, इस तरह की जो समझ है। और केंद्रीय विद्यालय के बच्चे जो हैं वो कहते हैं नहीं, हमें एक स्वास्थ्य केंद्र चाहिए हर गांव में। तो जो एक समझ है, एक कलेक्टिविस्टिक उनकी भी जो आकांक्षाएं हैं, वो समाज से जुड़ी। मुझे लग रहा है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये है, हम इसे कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करें कि अगर आरएसएस सैनिक स्कूल कोई रज्जू भैया जी के नाम पे खोल रहा है, इसका मतलब ये है कि उस स्कूल से निकलने वाला 12वीं पास करने वाला प्रत्येक विद्यार्थी डायरेक्ट जो है आर्मी या एयरफोर्स या नेवी में रिक्रूट हो जाएगा। उसको भी वही परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, वह एनडीए की परीक्षा हो, वह सीडीएस की परीक्षा हो जो यूपीएससी के द्वारा रिटन कंडक्ट किया जाता है, और सेना के द्वारा जिसका एसएसबी किया जाता है, स्पष्ट है। तो परंतु सवाल यह है कि केवल नाम देने से इसमें सीबीएसई के कुरिकुलम पे पढ़ाई होगी, तो है, और चूंकि उस इलाके में संजीव, क्योंकि सवाल ये कि जो सभी करते हैं, अपने आप को जब एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक संगठन बताता है, तो उसकी क्या जरूरत है कि वो इसमें आए? आपको स्पष्ट क्यों नहीं हमारे सैनिक स्कूल को और बढ़ा जाए? राजपाल सिंह जनसेवा समिति के अंतर्गत होगा, क्योंकि वह पूर्व में एक पूर्व सैनिक रहे हैं और उन्होंने अपनी जमीन दी है। नहीं, डिफेंसिव नहीं होना, इसमें डिफेंसिव क्या होना है? एक विद्यालय अगर खुल रहा है और वो अच्छे नेक कार्य के लिए खुल रहा है, और वो भी उस इलाके में खुल रहा है जो इलाका पूरे देश की सेना को बड़ी तादाद में सैनिक देता है, और वहां की आवश्यकता है, वहां के लोगों की मांग है कि इस प्रकार का स्टेडियम हो जहां वो दौड़ सके। तो आप देशवासियों को क्या बताना चाहते हैं कि एक
सैन्य के योग्य छात्रों को तो तैयार करेगा ना ये स्कूल। बिल्कुल करेंगे। और संघ और बीजेपी का, आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं और संघ के मार्गदर्शन में रज्जू भैया हमारे बताया ना, मैंने पुण्य भूमि है हमारे लिए तो जो ऐसी मानसिकता के ऐसी सोच के लोग हैं हमारे लिए तो पुण्य भूमि है। रज्जू भैया से बड़ा हमारे यहाँ क्या नाम हो सकता है? और रज्जू भैया के कितने इंस्टीट्यूशन और कितनी चीजें चल रही होंगी हमारे जिले में, कितने अलग अलग, इवन बहुत सारे शॉप्स के नाम रज्जू भैया रख दिए। चलिए, तो सैनिक स्कूल के अलावा आप पहला ऐसा स्कूल बुलंदशहर में वो व्हाइट सेंट ऑफ इंडिया बोले जाते थे। वो साइंटिस्ट होते अगर संघ में नहीं होते, बीच में बाद में संघ चालक नहीं बनते तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हो सकते थे। तो वैज्ञानिकों के लिए भी स्कूल हो सकता था, उनकी याद में वैज्ञानिकों के लिए भी होता है तो और बेहतर होता। एक मिनट बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्टेट की रिक्वायरमेंट है और सैनिक स्कूल खुले, मगर फंड की कमी है। अगर ऐसा कोई स्कूल जो कि वो भी एजुकेशन दे, सेना को डिसाइड करना पड़ेगा और संघ को डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा स्कूल खोलेगा। बहरहाल फिलहाल आप सभी आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल आपको बता दें कि चर्चा में अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा हम लोग ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जो मध्य प्रदेश में एक हमारी खबर थी एनडीटीवी की आंगनबाड़ियों को लेकर, उसका कितना असर हुआ है, कैसे सरकार ने इन आंगनबाड़ियों के लिए पैसा रिलीज किया है, उससे जुड़ी हुई आपको रिपोर्ट दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश आर्थिक तौर पर बदहाली के दौर से गुजर रहा है। हालात ऐसे हैं कि हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों में ताला जड़ दिया गया है क्योंकि जिन भवनों में वो चल रहे थे उनके किराए के लिए देने के लिए पैसे नहीं थे। हालांकि इस दौरान नए नवेले मंत्रियों के बंगलों पर रंग रोगन के लिए सरकार की तिजोरी खोलने में परेशानी नहीं हुई और ताबड़तोड़ 4 करोड़ रुपए इनके लिए खर्च कर दिए गए। लेकिन वहीं किराए के भवनों में चल रहे 29,000 से ज्यादा आंगनवाड़ी केंद्रों में से 20,000 से ज्यादा बंद होने की कगार पर आ गए थे क्योंकि उन्हें 8 महीने से किराए का भुगतान नहीं किया गया था। तो एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद कमलनाथ सरकार हरकत में आई। 26 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि भवन किराए के नाम पर जिलों को जारी कर दी गई। मंदसौर में बच्चों की आंगनवाड़ी की दिक्कत या आगर मालवा में आंगनवाड़ी चलाने में हो रही परेशानी, या कैसे सागर जिले के 754 आंगनबाड़ी केंद्रों को अक्टूबर से किराए तक का पैसा नहीं मिला है। उन्होंने साफ कहा ना कि 10 महीने का किराया नहीं आया और भुगतान कर दो और आप भुगतान कर दो और आपकी आंगनवाड़ी दूसरी जगह शिफ्ट करो कि हमें नहीं चाहिए क्या। अभी मैं नीम के नीचे लेके बैठी हूँ, यहाँ तो मेरे केंद्र के बाहर तो धूप बहुत आती है तो वहाँ नीम के नीचे लेके बैठी हूँ। अब अभी बच्चे जब तक छाँव है वहाँ पे तो बच्चों को अभी भोजन भी मैंने दूसरों के बर्तनों में लिया है और बच्चों को नाश्ता भोजन करवा के और इनकी छुट्टी कर दूंगी और मैं बैठी रहूंगी। इतनी जगह में बच्चों को बिठा लेते हैं और ज़्यादा आ जाते हैं तो इस साइड भी यहाँ भी बिछा देते हैं, फिर इस टेबल को एक साइड कर देते हैं और बच्चे यहाँ तक बिठा लेते हैं पूरे कमरे में। शहरी क्षेत्र है और फिर यहाँ पर थोड़ा कमरे क्या है इस पे महंगे मिलते हैं। यहाँ 750 रुपये मिलते हैं सरकार की तरफ से और ये 7-8 महीने से वो भी नहीं आ रहे और एक ही रूम दे रखा है। एक रूम में मध्याह्न भोजन का सामान रखना पड़ता है, पोषण आहार रखना पड़ता है, स्वच्छता कार्नर है, मध्याह्न भोजन के बर्तन है, इसमें ही वजन करना पड़ता है बच्चों का, रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है, कोई अधिकारी तो उनको बिठाना पड़ता है। तो सरकार पंखा मांगती, वेंटिलेशन, ये सब सुविधा नहीं दे पाते। हमने बताया कि मध्य प्रदेश में कुल 97,139 आंगनबाड़ी केंद्रों में किराए के भवन में चल रही 29,383 आंगनबाड़ियों में करीब 26,000 को 8 महीने से किराया नहीं मिला। 20,247 केंद्र ऐसे हैं जहां शौचालय नहीं है। 93,755 केंद्रों में शिशु गृह नहीं है। 46,554 केंद्रों में रसोई घर, 15,928 केंद्रों पर उपकरणों के भंडारण की जगह, 75,700 केंद्रों पर बच्चों के बैठने की कुर्सियां उपलब्ध नहीं है। 64,148 केंद्रों में बिजली का कनेक्शन ही नहीं है, जबकि 69,923 केंद्रों में पंखा और 66,394 केंद्रों में उजाले के लिए बल्ब उपलब्ध नहीं है। शिशु की लंबाई मापने की 4,000 से ज्यादा मशीनें अनुपयोगी हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 1,124 पद और सहायिकाओं के 1,327 पद खाली पड़े हैं। ये हालात लगभग 15 जिलों में हैं। सरकार इन केंद्रों पर सालाना लगभग 62 करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन अक्टूबर से पैसे नहीं भेजे गए थे। अप्रैल में वित्त विभाग ने 20 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन उसके बाद बकाया लगभग 45 करोड़ रुपए का हो गया था। राज्य के लगभग 84,90,000 बच्चे संपूर्ण बाल विकास कार्यक्रम में शामिल हैं, जिसमें 66,36,000 के लिए पोषण आहार का बजट मिलता है।
जब हमने ये जानकारी सामने रखी तो सरकार हरकत में आई। इन आंगनबाड़ी केंद्रों के किराए के लिए कम से कम 27 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए ताकि वहां ताला न लगे। आपने जो हमसे कहा था तो मैंने कहा था कि जल्दी से जल्दी मैं आंगनबाड़ियों के किराए दे दूंगी। तो आप आज देख लो, कहीं भी पता लगा लो, हमने सब आंगनबाड़ियों के एक एक आंगनबाड़ी का किराया पूरा जितना था उतना उनके पास भिजवा दिया और सब आंगनबाड़ियों को उनका पैसा मिल गया। हालांकि इस दौरान मंत्रियों के बंगलों पर खूब खर्चा हुआ। सबसे ज्यादा वित्त मंत्री जिनके मंत्रालय की फाइलों में आंगनबाड़ी का पैसा लटका था, उनके बंगले के रंग रोगन के नाम पर 45 लाख रुपए खर्चे गए, तो पीडब्ल्यूडी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अपने बंगले को संवारने में 42,67,000 रुपए खर्चे। मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले की मरम्मत में 33,80,000 रुपए खर्च हुए। बहरहाल अब इन आंगनबाड़ी केंद्रों को इंतजार है कि इनकी बाकी समस्याओं पर भी देर सवेर लेकिन सुनवाई होगी। आगर मालवा से जफर मुल्तानी, मंदसौर से मनीष पुरोहित और सागर से राकेश तिवारी के साथ भोपाल से अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।